समझते हैं क्या होती है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। ये होती क्या है कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस वाटर एंड कोल्ड डीप ओशियन वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल, ये पूरा समुद्र है, यहाँ पानी भरा हुआ है पूरा नीचे तक। तो होता क्या है, चूंकि ऊपर सनलाइट पड़ रही होती है, सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर पानी काफी गर्म होता है। अगर आप इक्वेटर के आसपास हो, यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में हो, उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर हैं, बोले तो 25 से 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 से 30 डिग्री साउथ के बीच में हो, ठीक है ना, इक्वेटर के आसपास, तो वहां पर क्या होता है, सनलाइट लगभग सीधे पड़ती है, तो वहां पर जो सरफेस का तापमान होता है 20 डिग्री 24 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा होता है। और अगर आप गहराई पर चले गए ना, तो वहां पर पानी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस नजर आ रहा है ना, इसी का जब यूज करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं, उसे ही बोलेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये कैसे करेंगे समझाएंगे आगे। यहाँ पर समझ लो, ये आपको इक्वेटर के आसपास का ही आपका डायग्राम नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ सरफेस का टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सतह पर तापमान कितना है पानी का 24 डिग्री, लेकिन सिर्फ 1000 मीटर गहराई पर गए हैं और पानी का तापमान पहुंच गया लगभग 5 से 6 डिग्री। 1000 मीटर में इतना तापमान गिर गया, ठीक है ना, इतने स्पीड से तापमान गिरा है, लेकिन धीरे धीरे लगातार गिरता चला जा रहा है, ठीक है ना। आप 6500 मीटर की गहराई पर कितना मिल रहा है तापमान, लगभग 2 डिग्री के आसपास तापमान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टेम्परेचर डिफरेंस नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन में कोई समुद्र है, वहां पर अगर ये प्लांट लगाना चाहें, नहीं लगा सकते। क्यों? पोलर रीजन पे ऑलरेडी ऊपर भी तापमान 0 डिग्री के आसपास है, क्योंकि बर्फ जमी हुई है, ठीक है ना, और नीचे भी 0 के आसपास पहुंचता है, ठीक है ना, या फिर नीचे इवन ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि बर्फ क्या होती है ऊपर आ जाती है और नीचे तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इतना होता नहीं है। तो ये जो ओशियन थर्मल एनर्जी प्लांट होते हैं, ये सिर्फ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ही लगाए जा सकते हैं, जहां पर जो गर्म पानी होता है और नीचे गहराई में ठंडा पानी होता है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ठीक ठाक मिल जाता है। बोले तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही लगाए जा सकते हैं। अब समझते हैं टेक्नोलॉजी, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, पॉइंट वाइज, ठीक है ना। तो इसमें किया क्या जाता है, पहला काम होता है गर्म पानी को कलेक्ट करना, कलेक्टिंग वार्म सरफेस वाटर। तो कहां से कलेक्ट किया जाएगा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन से। अ वार्म सरफेस वाटर intake pipe collects water from the top layer of ocean, typically in a tropical and subtropical region where the temperature is around 20 डिग्री सेंटीग्रेड और higher। लगभग कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटेक पाइप लगे होते हैं जो ऊपर का जो पानी होता है उसको कलेक्ट करते हैं। आपको ये दिखाते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये सरफेस से पानी लगभग यहाँ पर टेम्परेचर 28 डिग्री दिखा रहे हैं, ये कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये है पहला लाइन, ठीक है ना। तो गर्म पानी कलेक्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, कंडेंसिंग कोल्ड डीप ओशियन वाटर। हमें अब ठंडा पानी कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना, जिसका काम होगा कंडेंस करना। तो वो कहां से आएगा, वो गहराई से आएगा। सो कोल्ड वाटर इनटेक पाइप ब्रिंग्स कोल्ड डीप ओशियन वाटर यूजुअली अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, अप टू द सरफेस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप गहराई से, ठीक है ना, ये है, यहाँ 5 डिग्री के आसपास तापमान है, ये जो ठंडा पानी ये कलेक्ट किया गया, यहाँ पहुंचा दिया गया। तो 2 काम हो गए, यहां से गर्म पानी आ चुका है, यहां से ठंडा पानी आ चुका है। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट, ये है मेन हमारा वेपोराइजिंग फ्लूइड्स। ये जो तापमान हमको गर्म पानी मिल रहा है ना, इस गर्म पानी में जो भी गर्माहट है, ठीक है ना, उसका यूज करके हम किसी फ्लूइड को, किसी तरल को हम वेपोराइज कर देंगे, वाष्प में बदल देंगे। जब वाष्प में या भाप में बदल जाएगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर से हम टरबाइन चला देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये है हीट एक्सचेंजर, या इसको बोल सकते हैं इवेपोरेटर। यहाँ पर कोई एक तीसरा लिक्विड है, ठीक है ना, वो लिक्विड अमोनिया हो सकती है, प्रोपेन हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, बट इतना याद रखना है कि वो वेपोराइज करें, यानी पानी में जितनी भी गर्म एनर्जी है, गर्माहट है, उतनी ही एनर्जी से वो वेपोराइज हो जाना चाहिए, बड़ी तेजी से वेपोराइज होना चाहिए। तो मान लो हमने अमोनिया और प्रोपेन यूज कर लिया, ठीक है ना, तो जब ये पानी यहाँ पर बहकर जा रहा है और यहाँ पर पास हो रही है अमोनिया या फिर प्रोपेन, तो वो क्या करेगा, इस एनर्जी से, इस गर्माहट से वो वेपोराइज, भाप में बदल जाएगा, ठीक है ना। जब वो भाप में बदल जाएगा तो फिर क्या होगा, आगे देखो, एक्सपैंडिंग एंड स्पिनिंग अ टरबाइन। द वेपोराइज वर्किंग फ्लूइड एक्सपैंड एंड स्पिन्स द टरबाइन विच इन टर्न पावर जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब यहाँ से ये देखो पास हो रहा है, इसके अंदर अमोनिया प्रोपेन थी, तो जब वेपोराइज हो गई तो ये यहाँ पहुंचती है और यहाँ पर टरबाइन चला देती है।
जब भाप के प्रेशर से, किसके भाप से, प्रोपेन या अमोनिया के प्रेशर से जब ये टरबाइन चल गई तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, ठीक है ना। अब दोबारा तो हम अमोनिया यहाँ भरेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इसी अमोनिया या प्रोपेन को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्यों आखिरकार हम दोबारा ठंडा पानी इकट्ठा किए थे, क्योंकि अब जब तापमान हमें नीचे गिराना होगा तो ठंडा पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने, कंडेंसिंग द वेपोराइज्ड फ्लूइड, ठीक है ना। नाउ pressurized vaporized working fluid is transported to the condenser where it is cooled and condensed back to the liquid by the cold deep ocean water। यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ठंडा पानी आ रहा था, तो क्या करेगा, इसको फिर से कंडेंस करेगा और देखो लिक्विड है, यहाँ पर नीले कलर का आ गया, यहाँ जब गैस था तो यहाँ पर रेड कलर का था, फिर से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से यहाँ पहुँचेगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये भाप में बदल दिया जाएगा, फिर टरबाइन चलाएगा, फिर ठंडा कर देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक चौथा काम भी हो रहा है कि यहाँ से गर्म पानी भी नीचे चला जा रहा है, यहाँ ठंडा पानी भी देखो नीचे छोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। द कंडेंस वर्किंग फ्लूइड इज देन पंप बैक टू द हीट एक्सचेंजर व्हाइल द कोल्ड डीप वाटर इज रिलीज बैक इनटू द ओशियन कंप्लीटिंग द साइकिल। वही है, ये जो क्या बोलते हैं वेपराइज्ड फ्लूइड था, ठीक है ना, इसको कंडेंस कर दिया गया, तो फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से हीट एक्सचेंज करेगा और टरबाइन चलाएगा, और यहाँ पर ये जो पानी यूज हो चुका है अभी थोड़ा काफ़ी गर्म हो चुका होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी, हीट होगी, किसने ले ली होगी, इसने ले ली होगी, और इसको तो लिक्विड में कन्वर्ट किया, लेकिन इसका तापमान बढ़ गया होगा तो इसको वापस छोड़ दिया जाएगा। तो देखो जब इसको लिया गया था तो 5 डिग्री तापमान दिखा रहा है, लेकिन जब छोड़ा गया तो कितना दिखा रहा है यहाँ पर 8 डिग्री। ये 3 डिग्री कहाँ से बढ़ गया, उस वेपोराइजर से, ठीक है ना, ये जो फ्लूइड जो आ रहा था, ठीक है ना, ये जो वेपोराइज यानी कि प्रोपेन या अमोनिया थी वहाँ से बढ़ गया। तो समझ में आ गया ना ये किस तरीके से साइकिल चल रही है। यही है हमारा ओटेक टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आगे समझते हैं, इफिशियंसी की बात करते हैं। तो ये उन एरिया में ज़्यादा इफिशियंट होगा जहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस ठीक ठाक है, यानी कि इक्वेटर के आसपास के रीजन में आप 20-30 डिग्री नॉर्थ में चले जाओ और 30 डिग्री आप साउथ में चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ पर ये काफ़ी इफिशियंट होता है, ठीक है ना। बस टेम्परेचर डिफरेंस इतना मिलता रहे। अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें, पर्यावरण में क्या नुकसान हो सकता है, तो ये देखो ये है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का साधन है, पानी हमेशा गर्म बना ही रहेगा इक्वेटर रीजन में, ना ही कोई इससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, ना ही कोई इससे वेस्ट प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ लगाया जा रहा है, पानी में लगाया जा रहा है, तो हो सकता है वहाँ के आसपास का जो इकोसिस्टम होता है, वहाँ की जो लाइफ होती है, मछलियाँ होती हैं, उनको ये नुकसान हो जाए, ठीक है ना। स्केल की बात करें तो अभी तक क्या होता है, इसको बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इस प्लांट को लगाने में, ठीक है ना। अगर आप दूसरे से कंपेयर करोगे, जो थर्मल प्लांट्स होते हैं काफ़ी सस्ते में बिजली बना देते हैं, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना, कि मान लो अगर इससे बिजली बन रही है और इसलिए बिजली कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट जा रही है और वो प्लांट सस्ते में बना रहा है, तो कौन खरीदेगा इतनी महंगी बिजली, ठीक है ना, यानी जब तक कि गवर्नमेंट का सपोर्ट ना हो। तो बहुत ज़्यादा अब इसके प्लांट्स नहीं लगे, क्योंकि बहुत इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई है। लेकिन हाँ, जब कहते हैं ना कुछ नहीं बचेगा, सारा कोयला हम जला चुकेंगे, सारा फॉसिल फ्यूल जला चुकेंगे, तब यही एक हमारे पास रास्ते होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करता है, और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी कर दें, ठीक है।